Hello students, this is Sudhir Shukla. Today we will discuss about the radar equation. Okay, along with it we will discuss that what are the reasons behind the failure of the radar equation. Okay, क्या वो कारण बने कि जो हमें बेसिक रडार इक्वेशंस पता था वो फेल हो जाते हैं, क्या ऐसी कंडीशंस आती है, तो वही हमने डिस्कशन करना है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम जान पाए कि सिंपली जो आपका रडार इक्वेशन होता है वो आपका हम देते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ रडार इक्वेशन इज, सिंपली जो हम रडार इक्वेशन देते हैं डेट इज आर मैक्स इज इक्वल्स टू पी टी जी ए ई सिग्मा अपॉन 4 पाई स्क्वायर एस मिनिमम पावर 1/4। गॉट इट। तो ये हमारा वो रडार इक्वेशन हुआ करता था जो कि हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। तो इसमें हम ये जान पाते थे कि इस इक्वेशन की हेल्प के थ्रू हमने रेंज का पता कर सकते हैं। हम कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है वो हम जान पाएंगे अपने रडार टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो ये जो इक्वेशन लिखा है, इस इक्वेशन में जो हमारा PT है डेट इज ट्रांसमिटेड पावर, ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसमिटेड पावर है जो कि किस में दिया जाएगा, वॉट में दिया जाएगा। ठीक है। G आपका क्या है, ये आपका एंटीना गेन है। AE आपका क्या है, ये आपका एंटीना इफेक्टिव एपर्चर है। ठीक है। ये किस में दिया जाएगा, मीटर स्क्वायर में दिया जाएगा। जो सिग्मा है आपका, ये क्या है, ये है क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन ऑफ द टारगेट। ठीक है। तो अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन टारगेट बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल टारगेट बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, तो एरिया होगा तो उसको भी हम किस में डिनोट करेंगे, मीटर स्क्वायर में डिनोट करेंगे। फिर आपका हम लिखते हैं एस मिनिमम, जो यहाँ पे एस मिनिमम लिखा हुआ है। एस मिनिमम क्या होता है, बेसिकली आपका मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल, जिसकी भी यूनिट हम किस में कंसिडर करते हैं, पावर के टर्म्स में, वॉट में कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो ये हमें रडार का इक्वेशन हमें पता था कि यहाँ इस इक्वेशन की सहायता से मैक्सिमम रेंज निकाल पाएंगे। तो ये जो पैरामीटर्स थे वो पैरामीटर क्या, कोई ट्रांसमीटर पावर है, उसमें कुछ गेन है, उसमें कोई इफेक्टिव एपर्चर है, उसमें कोई क्रॉस सेक्शन है, उसमें कोई मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल है। तो ये सारे पैरामीटर्स है जिनकी सहायता से वैल्यूज हम पुट करके हम मैक्सिमम रेंज कैलकुलेट कर पाते थे। अब व्हाट हैपेंस कि this is the simple form of the radar equation, but this simple form does not adequately predict the range performance of actual radar. What this equation is, it is not able to predict the range performance of actual radars. That means कि somewhere or some of the reasons arise which may cause failure of this radar equation. What are those reasons? Or the failure of the simple form of the radar equation is due to the few of the points. What are those points? मतलब जो आपका फेल्योर हो जा रहा है रडार इक्वेशन, वो किन्हीं पॉइंट्स के कारण है। उनमें से जो आपका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज स्टैटिस्टिकल नेचर, द statistical nature of the minimum detectable signal, okay, usually determined by receiver noise. So what happens
कि जो ये स्टैटिस्टिकल नेचर की हम बात करते हैं वो हम कहते हैं कि जो मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल एस मिन की जो हम बात कर रहे हैं उसका रैंडम नेचर होना ही आपका क्या बन जाता है, फेल्योर का कारण बन जाता है इस रडार इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो देखिए जो आपका यहाँ पे मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल की हम बात कर रहे हैं, तो ये मिनिमम डिटेक्टेबल सिग्नल और रडार का जो रेंज है उनके बीच में रिलेशनशिप मैंने अपनी वीडियोस में बताया था कि दोनों जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या होता है कि जिस सिग्नल की बात हम करते हैं उस सिग्नल में जो सिग्नल इको सिग्नल की हम बात करते हैं, जिस इको सिग्नल की हम बात करते हैं, इस इको सिग्नल में काफ़ी ज़्यादा रैंडमनेस होती है, क्योंकि रैंडमली ये आपके रिसीव होता है रिसीवर सेक्शन में। तो इनके रैंडमनेस होने की वजह से स्टैटिस्टिकल नेचर एराइज हो जाता है। स्टैटिस्टिक बेसिकली जो स्टैटिक्स टर्म आता है वो वहाँ पे आता है जहाँ पे रैंडमनेस होता है, जहाँ रैंडम थिंग्स क्या हम चर्चाएं करते हैं, तो वहाँ पे ये स्टैटिक्स टर्म्स एराइज होता है। जैसे जब लार्ज डेटा होता है, जब हमने पढ़ रखा है मैथ, जब हमने मैथ्स में पढ़ा हुआ है मैथ थर्ड में कि जब लार्ज नंबर ऑफ डेटाज अवेलेबल हो, देखिए 2-4 अगर डेटा अवेलेबल हैं तो उनकी अगर कैलकुलेशन करना हो, उनके अकॉर्डिंगली अगर हमें इवैल्यूएशन करना हो या कोई फॉर्मूला यूज करना हो, इम्प्लीमेंट करना हो, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है और डेटा लार्ज होने के साथ उनमें रैंडमनेस आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हम स्टैटिक्स का जो सांख्यिकी होता है, स्टैटिक्स का हम सहारा लेते हैं। ठीक है, अब वो स्टैटिस्टिक्स का सहारा जो हम लेते हैं मैथ्स में, वो यहाँ कैसे आ जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि जो सिग्नल की हम बात कर रहे हैं ये सिग्नल भी कुछ रैंडम बिहेवियर हो रहा है, इन सिग्नल्स में भी क्या हो रहा है, कुछ रैंडमनेस आ रही है। तो इस रैंडमनेस होने की वजह से जो स्टैटिस्टिकल नेचर एराइज हो रहा है, देखिए इसीलिए मिनिमम स्टैटिस्टिकल नेचर जो हम बात करते हैं वो एस मिनिमम की बात करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ये रिसीव्ड सिग्नल की बात कर रहे हैं, इको सिग्नल की बात कर रहे हैं, इनमें हम रैंडमनेस देख रहे हैं। ठीक है, जो हमने ट्रांसमिट किया नो डाउट हमने अपने ट्रांसमीटर सेक्शंस के थ्रू उसको ट्रांसमिट कर दिया, लेकिन आने वाले सिग्नल्स में बहुत ज़्यादा रैंडमनेस है। इसकी वजह से हमें क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से जो यहाँ पे आर रेंज जो हम निकालते हैं इसमें रैंडमनेस आने की वजह से ये आर कहीं ना कहीं इनमें जो होता है इसमें भी क्या हो जाता है, रैंडमनेस आने लगता है, और रैंडम होने के कारण वैल्यूज जो होती है वो हमारी एक्यूरेट नहीं आ पाती है। ठीक है, दूसरी बात जो होता है, दूसरा पॉइंट हमारा होता है कि फ्लक्चुएशंस एंड uncertainties okay in the radar cross section of a target। ठीक है, बात समझ लगी। जैसे दूसरा क्या होता है, देखिए ये वो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसकी वजह से जो हमारा रडार का इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं फेल हो जा रहा है। तो दूसरा जो है वो है आपका फ्लक्चुएशंस एंड अनसर्टेनिटीज इन द रडार क्रॉस सेक्शन ऑफ द टारगेट। रडार क्रॉस सेक्शन ऑफ द टारगेट मतलब सिग्मा की बात कर रहा है। जो सिग्मा है उन सिग्मा की वजह से फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं और अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो रहा है। अब ये फ्लक्चुएशंस आ रहे हो या अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो रहा हो, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है, जो क्रॉस सेक्शन होता है टारगेट का, वो क्रॉस सेक्शन हमें पता है कि वो डिफरेंट डायमेंशन से होता है। ठीक है, तो डिफरेंट डायमेंशन होने की वजह से क्या है कि डायमेंशन अलग अलग होने से मल्टीपल स्कैटरिंग हो जाएगी। मल्टीपल स्कैटरिंग होने की वजह से अब जो हमारा इको सिग्नल हमारे पास आएगा वो रैंडम हो जाएगा, और अगेन वो रैंडम अगर होगा तो उस रैंडमनेस की वजह से फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, अनिश्चितताएं आ सकती हैं, अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं। ठीक है, तो ये भी वो कारण बन गया क्या, फेल्योर ऑफ रडार इक्वेशन का। ठीक है, फिर जो थर्ड है दैट इज लॉसेस experienced throughout a radar system। अब जो लॉसेस एक्सपीरियंस्ड कर रहा है आपका सिस्टम, हमें पता है कि हम आइडियल केस नहीं ले सकते हैं, जो हम इवन दो कि जो हमारे हाथ में है उसमें भी लॉसेज आ जाते हैं, नॉइज आ जाता है। तो इन्वायरमेंट तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं है, इन्वायरमेंट में कौन सा कब पैरामीटर चेंज होने लग रहा है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, वो रैंडम है।
ठीक है। तो अब क्या है कि जो इस रैंडमनेस की वजह से जो लॉसेज हो जा रहे हैं, अब ये लॉसेज जो आपके सिस्टम में, रडार सिस्टम में आ रहे हैं, अब ये कहीं ना कहीं जो लॉसेज आ रहे हैं, ये लॉसेज फेल्योर का कारण बन जा रहे हैं उस रडार इक्वेशन में, जो कि जिसकी सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रेंज को पता कर पा रहे हैं। तो हमें ये पता लगा कि कहीं ना कहीं जो लॉसेस क्रिएट हो रहे हैं रडार सिस्टम में, वो भी कारण बन जा रहे हैं। ठीक है। फिर आपका जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज प्रोपोगेशन इफेक्ट्स कॉज्ड by the Earth's surface and atmosphere। ठीक है। प्रोपोगेशन इफेक्ट्स कॉज्ड बाय द अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर। अब जो प्रोपोगेशन इफेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, प्रोपोगेशन इफेक्ट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, ये कहीं ना जो अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के कारण, वो भी कहीं ना कहीं कारण बन जा रहे हैं क्या, आपके फेल्योर होने के रडार इक्वेशन के। सो व्हाट वी कम टू नो दैट द स्टैटिस्टिकल नेचर ऑफ रिसीवर नॉइज एंड द टारगेट क्रॉस सेक्शन रिक्वायर्स दैट द मैक्सिमम रडार रेंज बी डिस्क्राइब्ड probabilistically rather than by a single number। means what we have discussed here in by these 4 points, what we come to know कि जो मैक्सिमम रेंज की हम बात कर रहे हैं, वो रेंज, ये सारे रेंडमनेस को अराइज कर रहा है, वो रेंज जो है कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिस्टिकली rather than by a single number। कहने का क्या मतलब है कि हमें पता लग गया कि जो भी कारण बने, चाहे वो स्टैटिस्टिकल नेचर हो, चाहे फ्लक्चुएशंस हो, चाहे लॉसेज हो, ये जो है आपका जो भी रीजंस है, जो भी इफेक्ट्स हैं, ये कारण बन रहे हैं रैंडम नेचर का। ठीक है। रैंडमनेस आ जा रही है। अब रैंडमनेस आने की वजह से हमें ये पता लग गया कि देखिए, जब कोई भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं या कोई भी टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक के थ्रू हम जो है या कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें क्या है कि अगर डेटा कम है, लार्ज नहीं है, उनमें रैंडमनेस नहीं है, तो हम उसका आंसर या उसका सॉल्यूशन एक लाइन में, एक सिंगल वैल्यूज में हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2, एक इक्वेशन दिया मैंने। ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं कि y की वैल्यू आप 3 रख के मुझे बताइए कि क्या x की वैल्यू आएगी। यू विल आंसर x इक्वल्स टू 5 बिकॉज यू हैव पुट ऑन इन द वेरिएबल y as a 3 and plus 2, 3 plus 2 will become 5। तो so you will answer me, sir x is equals to 5। ये आसान हुआ आपका, सिंगल नंबर से आपने सॉल्यूशन दिया। अगेन आई से कि जस्ट पुट द वैल्यूज 1 and 2 in y and tell me what will be the value of x। You will answer me in first case when I put 1, answer will be 3, when I will put 2, answer will be 4। means on the value of 1 x is equals to 3, on the value of 2 x is equals to 4। तो ये एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि इस एग्जाम्पल से हम ये समझ पाए कि जब एक वैल्यू, हम वेरिएबल में एक वैल्यू रख रहे हैं, 2 वैल्यू रख रहे हैं, तो आसानी से हमें सॉल्यूशन मिल जा रहा है, आंसर मिल जा रहा है। लेकिन वही मैं कह दूं कि y इज इक्वल्स टू -इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, और ये तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, और मैं कह दूं कि y इज इक्वल्स टू वैल्यूज जो है वो वैल्यूज ऑलवेज एंड ऑलवेज चेंज होती रहे, वेरी करती रहे। कभी 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, 12 हो जाए, 16 हो जाए, 20 हो जाए, 100 हो जाए, 1 लाख हो जाए, 1000 हो जाए, ऐसे वैल्यूज परमानेंटली चेंज होती रहे। तो अब क्या होगा कि ये वैल्यूज, मान ली अगर 1 लाख तक हम ले रहे हैं, तो डेटा क्या हो गया, डेटा बढ़ गया, साथ में रैंडमनेस आ गई। तो अब जो है x की वैल्यू हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को जो अब हम बताएंगे, वो हम एक सिंगल नंबर से नहीं बता पाएंगे, सिंगल नंबर से बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको अब हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बताएंगे। ठीक है। कि संभावनाएं हैं कि सम है, तो वैल्यूज इससे बड़ी आएंगी, वैल्यूज इनके नियर अबाउट आएंगी। तो ये संभावनाओं
की जो बात कर रहे हैं, ये जो प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, ये प्रोबेबिलिटी क्यों आ जा रही है? क्योंकि रैंडमनेस है। रैंडमनेस किस में है? इस इको सिग्नल में है। इस इको सिग्नल में रैंडमनेस होने की वजह से अब हम किस में कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं। तो रेंज ऑफ अ रडार देयरफॉर विल बी द फंक्शन ऑफ, और ये किस केस में हो रहा है? ये हो रहा है रेंज, जो मैक्सिमम रेंज की हम बात कर रहे हैं, जो आर मैक्स की बात कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि रैंडमनेस आ रही है, रैंडमनेस आ रही है, ठीक है। अब इस रैंडमनेस की वजह से जो ये आपका आर मैक्स है वो एक सिंगल नंबर से हम नहीं बता पा रहे हैं। उस सिंगल नंबर को हम किससे बता रहे हैं? प्रोबेबिलिटी से बता रहे हैं, संभावना से बता रहे हैं। ये क्यों बता रहे हैं ऐसे? क्यों सिंगल नंबर से नहीं बता रहे, क्यों प्रोबेबिलिटी से बता रहे हैं? क्योंकि उसमें क्या है? रैंडमनेस है। अब ये रैंडमनेस कैसे आई? वो उन्हीं 4 पॉइंट से बताया था। तो इससे हमें पता लगता है कि जो ये आपका आर मैक्स है, दिस विल बी द फंक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन PD and probability of false alarm. Students need not to worry about this two terms, probability of detection or probability of false alarm, because soon in my coming videos I will let you know in the detail what is probability of detection PD or what is probability of false alarm. Need not to worry students, I am with you. Okay, see. तो हमें ये पता लगा कि जो आर मैक्स होगा वो फंक्शन होगा किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन या प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म। प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्यों होगा वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो व्हाट हैपेंस, द प्रिडिक्शन ऑफ रडार रेंज कैन नॉट बी परफॉर्म विद एब्सोल्युटली हाई एक्यूरेसी बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटीज इन मेनी ऑफ द पैरामीटर्स दैट डिटरमाइन रेंज। फॉर दैट वी स्विच टू द प्रोबेबिलिटी केस, ठीक है। तभी हम किसके तरफ स्विच करते हैं? इस प्रोबेबिलिटी की ओर स्विच करते हैं। तो हमें ये पता लग गया कि आर मैक्स का जो है फेलियर होने का क्या रीजंस था। जैसे हमने पिछले, देखिए एक स्टेप बाय स्टेप हम समझते जाएंगे। जैसे पहले यूनिट में हमने ये डिस्कशन किया कि कैसे हम आर मैक्स मैक्सिमम रेंज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। फिर हम क्या देखते हैं, जैसे इस यूनिट में हम एंटर करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टेप फॉरवर्ड बढ़ते हैं, तो व्हाट वी फाउंड कि जो इक्वेशन हम जान पाए कि दिस इज द रडार रेंज इक्वेशन, अब वही इक्वेशन हमारा किन्हीं कारणों की वजह से फेल हो जा रहा है। मीन्स कि जो हम जिस इक्वेशन से हम आर मैक्स निकाल पा रहे थे, अब उसका फेल्योर होने का कुछ रीजन बनना है। वो स्टैटिस्टिकल नेचर हो सकता है, वो फ्लक्चुएशन या अनसर्टेनिटीज हो सकती हैं, वो लॉसेज हो सकते हैं, या वो प्रोपगेशन इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन चारों पॉइंट्स की वजह से वो जो रैंडमनेस आ रही है, वो रैंडमनेस आर मैक्स को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही है। अब आर मैक्स आपका इफेक्टेड हो रहा है, तो इसका मतलब ये निकल रहा है, कंक्लूजन ये निकल रहा है कि वो आर मैक्स एक सिंगल वैल्यू न देके अब वो हमें जो देगा वो अप्रॉक्स वैल्यू देगा। अब वो अप्रॉक्स वैल्यू देगा, मतलब जो रेंज की हम बात करते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पे आर मैक्स में रैंडमनेस और उससे हम क्या निकालना है? रेंज निकाला है। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल मीनिंग पता लगती है रेंज की। रेंज मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर वैल्यू से लेके एक पर्टिकुलर वैल्यू, यही तो होती है रेंज की वैल्यू। अभी आप आर मैक्स जब निकालते थे तो एक सिंगल नंबर से आप ये लग रहा था आप निकाल लेंगे, लेकिन नहीं, अब इसका वास्तविक अर्थ निकल के आया कि जो कि आपका क्या है? रेंज, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू। मतलब अब अगर कोई टारगेट था जो आपको लग रहा था कि आप बता देते एक्यूरेटली 20 किलोमीटर, वो एक्चुअली ऐसा नहीं होता, वो होता आपका 19 से लगाए 24 किलोमीटर, इस बीच में कहीं ये 20 वाली वैल्यू होती, ठीक है। तो अब ये रेंज पता लगेगा और वही रेंज आपका निकल के आता है जो कि बताता है कि संभावित तौर पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इतनी दूरी पे अवेलेबल है। वो एग्जैक्ट नहीं पता लगता है, ठीक है। और वो इस तरह की संभावनाएं क्यों क्रिएट होती हैं? वो होती हैं ड्यू टू द रैंडम नेचर ऑफ द सिग्नल, क्योंकि सिग्नल में रैंडमनेस आता है। वो चाहे मल्टीपाथ फॉलो करके सिग्नल हमारे तक रिसीव हो रहे हों, चाहे वो किसी कोई भी क्रॉस सेक्शन की वजह से वो फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो रहे हों, उसकी वजह से वो रैंडमनेस आ रही हो। तो कहीं ना कहीं जो भी ये पैरामीटर्स हैं वो रैंडमनेस जो क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से हमें प्रोबेबिलिटी का सहारा लेना पड़ता है और हमें पता लग जाता है कि जो हमारा रेंज का इक्वेशन बनता है वो हो जाता है फंक्शन ऑफ क्या? प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्शन के टर्म्स में, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म के टर्म्स में। तो इससे हमें ये पता लग जाता है
कि हमारा जो रेंज आता है वो एक्चुअल रेंज के तरीके से आता है कि इस रेंज तक हमारा टारगेट होगा, एग्जैक्टनेस नहीं हमें पता लग पाती, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि वो हमारा जो, अब तो ये अगर हमने डिस्कशन किया कि कहीं ना कहीं आपका जो रेंज है वो फेल हो जा रहा है, वो उसका फेल्योर का रीजन हमें बन जा रहा है, तो क्या फेल हो रहा है, तो क्या कोई नया रेंज का इक्वेशन आएगा? जी बिल्कुल, हम एक जान पाएंगे एक नए रेंज का इक्वेशन, जिसको हम पढ़ेंगे फर्दर अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।